जय श्री राम। नेताजी, कुर्सी पर बैठने से पहले एक बार जनता की आंखों में देख लेना और वहां आपको वोट नहीं दिखाई देगा, वहां आपको उम्मीद दिखाई देगी। किसी पिता की, किसी माता की, किसी बेरोजगार बेटे की, किसी पढ़ती हुई बेटी की, किसी किसान की। और उस आंखों में आपको अपनी कुर्सी दिखाई दे जाए तो समझ लेना आप नेता तो बन गए लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं बने। नमस्कार, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं द अनिरुद्ध शो। ये एपिसोड 8 है और हम व्यक्ति से नहीं व्यवस्था से संवाद करते हैं। नमस्कार। आज मैं किसी पार्टी से बात नहीं कर रहा, किसी नेता से बात नहीं कर रहा, न किसी नेता का नाम लूंगा, क्योंकि जिस बात को मैं कहना चाहता हूं वो किसी एक नेता की नहीं है, वो उस पूरी राजनीति की है जिसे हमने जनसेवा के नाम पे चुना है, यानी जिसे हम जनप्रतिनिधि कहते हैं। हमारे देश में नेता बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। चुनाव आता है, नेता जनता के दरवाजे पे आते हैं। चुनाव आता है, जनता नेता के दरवाजे पे, बस फर्क इतना है कि पहला दरवाजा आसानी से खुल जाता है और दूसरा कई बार सुरक्षा सचिव, फोन और इंतजार के पीछे खो जाता है। नेताजी, आपसे एक मासूम सा सवाल है, क्योंकि हम लोग मासूम जनता हैं। जिस जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना, उसे आप 5 साल में कितनी बार याद करते हैं? बताइए। वोट मांगने के लिए या वोट मिलने के बाद भी? क्योंकि जनता को हर दिन भाषण नहीं, उसे हर दिन उद्घाटन चाहिए। आप समझ सकते हैं इस बात को। उसे हर दिन कैमरा नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि जब उसका बच्चा नौकरी ढूंढते ढूंढते थक जाए, परेशान हो जाए, तो व्यवस्था उसके सामने दरवाजा खोल दे और खोले। जब किसान परेशान हो तो उसकी परेशानी, वो व्यवस्था से जो परेशान होता है, उसकी परेशानी सिर्फ चुनावी भाषण का हिस्सा ना बने। जब गरीब अस्पताल पहुंचे तो इलाज उसकी जेब देखकर तय ना हो। जब कोई लड़की घर से निकले तो उसके माता पिता का दिल डर से ना कांपे। जब कोई नागरिक सरकारी दफ्तर जाए तो उसे यह महसूस ना हो कि मेरा काम तभी होगा जब मेरी पहचान किसी बड़े आदमी से हो। देश का युवा, नेताजी, उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, डिग्री है, टैलेंट है, सपना है, लेकिन कई बार सपने और अवसर के बीच इतनी लंबी लाइन लगी हो या लंबी लाइन लगा दी जाती है कि युवा की उम्र निकल जाती है। और यही तो सबसे बड़ा दर्द है। भारत के पास प्रतिभा की कमी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। भारत के पास प्रतिभा को रोक देने वाली परिस्थितियां ज्यादा है, ये सब जानता है। एक बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़कर बड़ा सपना देखता है, एक लड़की अपने घर की परिस्थितियों से लड़कर पढ़ती है, एक लड़का छोटे शहर से निकल के बड़ा बनने का सपना देखता है। कोई खेलना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई ईमानदार सरकारी कर्मचारी बनना चाहता है। लेकिन हर किसी को एक सवाल मिलता है, मौका कहां है? देश की 140 करोड़ आबादी को सिर्फ वोट बैंक की तरह मत देखिए। यह 140 करोड़ संभावनाएं हैं, ये 140 करोड़ दिमाग है, 140 करोड़ सपने हैं, 140 करोड़ कहानियां हैं। अगर इनमें से हर व्यक्ति अपनी क्षमता का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा भी देश के लिए लगा दे तो भारत को दुनिया की किसी ताकत से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आप नेताओं को सोचना होगा। कभी धर्म, कभी जाति, कभी भाषा, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी कौन किसके खिलाफ, कभी कौन किसके साथ चर्चा होती रहे। इससे हमारा देश का विकास नहीं होगा। और चर्चा होते रहे, होनी चाहिए, हर विषय पर लोकतांत्रिक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्या देश की पूरी कहानी बस इतनी ही है? एक बच्चा पूछ रहा है, पापा नौकरी कब मिलेगी? एक मां पूछ रही है, बेटे का भविष्य क्या होगा? अब आप समझिए। एक किसान पूछ रहा है, किसी मेहनत का दाम कौन तय करेगा? एक छोटा व्यापारी पूछ रहा है, मैं ईमानदारी से व्यापार करके कितना टिक पाऊंगा? एक बुजुर्ग पूछ रहा है कि मेरे इलाज का क्या होगा? और राजनीति कई बार इन सवालों से ज्यादा एक दूसरे की बयानबाजी में व्यस्त दिखाई देती है। बहुत दुर्भाग्य इस भारत का इस मामले में, सॉरी टू से। और नेताजी, एक बात और, विरोधी दुश्मन नहीं है, वो लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर हर सवाल पूछने वाला दुश्मन है तो फिर लोकतंत्र में दोस्त कौन बचेगा? अगर हर विरोध करने वाले को साजिश कहा जाएगा तो जनता अपनी बात कहां कहेगी?
अगर कोई नागरिक सड़क पे अपनी समस्या लेकर आता है तो उसकी आवाज सुनिए। कानून तोड़ना गलत है, हिंसा करना गलत है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है, लेकिन सवाल पूछना अपराध नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन जनता सवाल पूछना छोड़ देगी उस दिन लोकतंत्र सिर्फ चुनाव रह जाएगा। और नेताजी, आपको भी एक चीज समझनी होगी, आपकी पार्टी भारत नहीं है, आपकी पार्टी भारत का एक हिस्सा है। आपका विचारधारा भारत की एक सोच है, आपका समर्थक भारत का एक नागरिक है और आपका विरोधी भी भारत का ही नागरिक है। जिसने आपको वोट दिया उसका टैक्स भी इसी देश की जनता से लिया जाता है, इसी देश को चलता है। उसके बच्चे भी इसी देश में पढ़ते हैं, उसका जवान भी इसी देश की सीमा पर खड़ा रहता है, उसकी मेहनत भी इसी भारत को बनाती है। फिर सरकार बनने के बाद विरोधी पार्टी का मतदान विरोधी नागरिक क्यों बन जाए? आपको जनता से प्रेम करना चाहिए, जनता का सम्मान करना जरूरी है। आपको हर नागरिक की बात मानना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी बात सुनना जरूरी है। आपको हर मांग पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन यह बताना जरूरी है कि क्यों नहीं कर सकते। यही जवाबदेही है। और अब सबसे कड़वी बात, कुर्सी बहुत अजीब चीज है। जब आदमी उसके बाहर होता है तो उसे जनता दिखाई नहीं देती। जब उसी आदमी को कुर्सी मिलती है तो कई बार जनता के बीच सिर्फ आंकड़े दिखाई देने लगते हैं। गरीबी एक प्रतिशत, बेरोजगारी एक आंकड़ा, महंगाई एक आंकड़ा, विकास एक आंकड़ा, लेकिन नेताजी, उन आंकड़ों के पीछे इंसान है, इंसान। 1% बेरोजगारी किसी के घर का चूल्हा हो सकता है। 1% गरीबी किसी बच्चे की भूख हो सकती है। 1% अपराध किसी परिवार की पूरी जिंदगी हो सकती है। आंकड़े मत देखिए, सिर्फ उनके पीछे के चेहरे भी देखिए। और हां, मैं ये नहीं कह रहा कि नेताजी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। सरकार किसी भी पार्टी की हो, अगर कोई योजना गरीब तक पहुंचती है, अगर कोई सड़क बनती है, अगर कोई अस्पताल बेहतर होता है, अगर कोई युवा अवसर पाता है, अगर कोई महिला सुरक्षित महसूस करती है, तो 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 उसे अच्छा कहना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि ईमानदार नागरिक वही नहीं है जो गलत पर सवाल करे। ईमानदार नागरिक वो भी है जो सही को सही कहे। लेकिन नेताजी, एक बात हमेशा याद रखिए, आपके भाषण खत्म हो जाएंगे, आपके पोस्टर उतर जाएंगे, आपके नारे बदल जाएंगे, आपकी पार्टी झंडा भी कभी न कभी किसी झंडे से बदल जाएगा, लेकिन आपके फैसले का असर जनता की जिंदगी में ये जाएगा। इसलिए अगली बार जब आप कुर्सी पे बैठने अगली बार जब कुर्सी पे बैठें तो बैठने से पहले 1 मिनट के लिए आत्मचिंतन जरूर करें। आत्मचिंतन, आपकी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आपके सामने वो बूढ़ा किसान खड़ा है, वो बेरोजगार युवा खड़ा है, वो पढ़ने की कोशिश करती लड़की खड़ी है, वो अस्पताल के बाहर खड़ा पिता खड़ा है, वो छोटी दुकान चलाने वाला आदमी खड़ा है, और वहां और वो मां अपने बच्चे से कह रही है कि बेटा, एक दिन हमारा देश भी बहुत आगे जाएगा। फिर खुद से पूछिए, खुद से आत्मचिंतन, क्या मेरे 5 साल उस मां के विश्वास के लायक होंगे? अगर जवाब हां है तो कुर्सी पे बैठ जाइए, पूरे सम्मान से बैठिए, लेकिन जनता के ऊपर नहीं, जनता के लिए बैठिए, जनता के ऊपर नहीं, जनता के लिए बैठिए। क्योंकि कुर्सी बड़ी नहीं होती, कुर्सी पर बैठकर किया गया काम बड़ा होता है। और नेता बड़ा नहीं होता, जनता के लिए उसका चरित्र बड़ा होता है। नमस्कार। आप किसी नेता के खिलाफ भाषण नहीं है ये किसी पार्टी के खिलाफ अभियान नहीं है। यह उस भारत के लिए एक छोटी सी पुकार है जिसमें राजनीति फिर से सेवा बने।
विरोध दुश्मनी ना बने, सवाल अपराध ना बने और जनता सिर्फ चुनाव के दिन महत्वपूर्ण ना हो। मैं आखिरी सब कुछ यही कहना चाहूँगा कि नेताजी कुर्सी पे बैठने से पहले जनता की आंखों में एक बार देख लेना, क्योंकि कुर्सी आपको ऊंचा कर सकती है लेकिन जनता का सम्मान ही आपको बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।